बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 कैसे हैं आप सब। तो अब हम शुरू करने लगे हैं अब साइंस की बुक का क्लास 4 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, बिल्डिंग यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि ज़िंदगी को बनाने वाला सबसे स्मॉल, ज़िंदगी की बुनियाद का, ज़िंदगी को तामीर करने वाला यूनिट, असासा या चीज़। ठीक है, तो इसमें अब हम पढ़ेंगे क्या, ये अभी तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलें ज़रा स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर यूज टॉय ब्लॉक्स टू मेक अ मॉडल ऑफ अ हाउस। कभी आपने किसी टॉय ब्लॉक से घर बनाने की कोशिश की है, टॉय से या किसी चीज़ से घर बनाने की कोशिश की है। कभी किसी ने मिट्टी से या इस चीज़ से भी घर बनाया होगा। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो चीज़ है वो, अगर मिट्टी का घर बना है तो वो बहुत ज़्यादा मिट्टी इस्तेमाल होके फिर वो एक घर बनता है। या फिर वो ब्लॉक्स का घर बना है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स इकट्ठे करके उनको जोड़ के तरतीब से उनको उनकी जगह पे रख के फिर वो घर बनता है। ये ब्लॉक्स या मिट्टी जो है ये उस घर का बिल्डिंग यूनिट होता है, उस घर को बनाने वाली एक बेसिक चीज़ होती है, बुनियादी चीज़ होती है जिसके बगैर वो नहीं बन सकता। इसी तरह सेल्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को बनाने की एक बेसिक चीज़ हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए। अब जैसे ये ब्लॉक्स हैं ना, इसमें कुछ छोटे साइज़ के हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं, कुछ का कलर चेंज है, कुछ की शेप चेंज है, तो इन सब का अपना अपना अलग अलग पर्पज़ है। इसी तरह सेल्स का भी, सेल जो है इंसान की बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बेसिक यूनिट होता है, जो हम नेकेड आई से अलग नहीं देख सकते। अब जो हमें सामने नज़र आ रहा है, हमें अपने हाथ नज़र आ रहे हैं, ये बहुत से स्मॉल सेल्स, इतने स्मॉल कि हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। उतने स्मॉल सेल्स से मिलके बना हुआ है, और ये पूरा हाथ कई हज़ारों लाखों सेल्स या करोड़ों सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, ये इतना स्मॉल है और ये इतना ज़रूरी है कि इसमें से एक भी सेल मिस हो जाए तो ये इसकी फंक्शनिंग रुक सकती है या इसको कोई नुकसान पहुंच सकता है, हाथ को या हाथ के काम करने को कोई नुकसान पहुंच सकता है। So we can say that the cell is the basic unit of life. What is the basic unit of life? Cell is the basic unit of life. ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो है, लेकिन ये काम क्या करता है, ये करता है, इसके बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हो, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होने से मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, बेसिक पार्ट है। ठीक है, बेसिक मतलब कि सबसे छोटा, बेसिक छोटा नहीं, बेसिक मतलब बुनियादी, इसके बगैर लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जो है वो पॉसिबल नहीं है। और परफॉर्म्स ऑल एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है ना, हर जगह पे जो सेल पड़ा है वो अपने से रेलिवेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं उनका काम अलग है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सेल्स हैं उनका काम अलग है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल्स हैं उनका काम अलग है। इस तरह इन सबके वर्किंग में, इन सबके फंक्शनिंग में, परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है। अब जैसे हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो जो कुछ लोग एक काम कर रहे होते हैं, जब एक बंदा एक काम नहीं कर सकता, उस काम को करने के लिए एक ही तरह के, जैसे अब अगर आपने एक दीवार बनानी है, एक दीवार खड़ी करनी है और वो बहुत बड़ी है, तो उस पूरी दीवार को खड़ा करने के लिए, उस मुश्किल काम को अचीव करने के लिए, उस मुश्किल टास्क को अचीव करने के लिए वो एक बंदा लगा रहेगा तो वो काम ऐसे नहीं हो सकता। एक दीवार तो एक बंदे को एक काम आता है कि वो दीवार बना सकता है, वो दीवार बना लेगा। लेकिन जब आपने घर बनाना है तो हर बंदे को तो एक बंदा काफ़ी नहीं होगा, उसमें आपको एक से ज़्यादा बंदे चाहिए। जब एक से ज़्यादा बंदे चाहिए तो ऐसा नहीं है कि घर में सिर्फ दीवारें ही बनानी होती हैं, आपको एक से ज़्यादा बंदे भी चाहिए और उन बंदों में अलग अलग खसूसियात भी चाहिए। मतलब किसी को पेंट करना आता हो, किसी को पॉलिशिंग करनी आती हो, किसी को लकड़ी का काम करना आता हो, किसी को सैनिटरी का काम करना आता हो, इस तरह। तो ये मुख्तलिफ काम जब कुछ लोग मिलके करते हैं तो एक बड़ा टास्क अचीव होता है, एक बड़ा काम कंप्लीट होता है। कोई भी एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हर खसूसियत किसी एक बंदे में नहीं रखी होती, किसी बंदे को कोई काम आता है, किसी बंदे को कोई काम आता है। इसी तरह मिलके तो सारे निज़ाम चलते हैं, दुनिया के भी, हमारे अंदर, इंसान के अंदर के भी, मुल्कों के भी, शहरों के भी। ठीक है, तो जब हमें मुख्तलिफ काम करने होते हैं तो अगर एक सेल को एक काम आता है, यानी कि एक सेल जो है वो
डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सेल है, जो स्टमक का एक सेल है, जो कि जिसमें से वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है। तो आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ वो जूस नहीं चाहिए, आपको उसमें फूड पाइप भी चाहिए, आपको इंटेस्टाइन्स भी चाहिए, और आपको डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए भी सेल्स चाहिए, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए, इन सारे कामों को करने के लिए अल्लाह ताला ने सेम फंक्शंस और सेम स्ट्रक्चर वाले जो सेल है ना, मतलब एक सेल है जो कि डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, उसकी तरह के जितने 2-4 सेल या जितने भी सेल्स हैं ना जो यही काम करते हैं, उनको मिला के एक और चीज़, एक और टर्म बना दी, उसको क्या कहते हैं, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल जो हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर के और फंक्शन के आपस में मिल जाते हैं और एक ही काम सर अंजाम देते हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उन सेल्स के ग्रोथ को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और अब टिश्यू से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टिश्यू से डायरेक्ट हम ह्यूमन पे नहीं आ जाते, टिश्यू से पहले भी होता है, जब एक ही सिमिलर शेप एंड फंक्शन के टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। यानी कि अब जो स्टमक है हमारे पास, आपके सामने एक स्टमक है, उसमें जो है सारे के सारे हमें टिश्यू ही चाहिए। मतलब स्टमक ने क्या करना है, उसके अंदर खाना आएगा, उसने जो जूस प्रोड्यूस करेगा उससे उसने उस खाने को हज़म करना है और फिर आगे की तरफ भेज देना है। मतलब उसने मेनली हज़म ही करना है, वो हिलता जुलता खुद ही रहता है हमारी मूवमेंट की वजह से। तो उसका काम क्या है, HCl जूस प्रोड्यूस करना, मतलब डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब अल्लाह ताला ने इस तरह के सारे टिश्यूज़, जो जितने भी टिश्यूज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे ना डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करने के लिए, वो स्टमक में रख दिए। तो इससे क्या बन गया, उन सारे टिश्यूज़ को मिला के बन गया एक ऑर्गन। अब देखें, सिर्फ अगर देखें हर जगह स्टमक लगा हो, इंसान के अंदर लिवर की जगह भी स्टमक है और उस रेस्पिरेटरी सिस्टम की जगह भी स्टमक है, फूड पाइप और विंड पाइप की जगह भी स्टमक है, तो ऐसे तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। हर काम जो है वो सिर्फ एक ऑर्गन नहीं कर सकता, फिर एक ऑर्गन के साथ रेलिवेंट ऑर्गन्स मिला के, यानी कि उस स्टमक के साथ फूड पाइप मिला के, माउथ में टंग, फिर टीथ, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन्स, फिर आगे सब कुछ मिला के एक बना दिया ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, व्हेन ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मतलब कि ऑर्गन्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, एक ही तरह का काम करने वाले ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं, तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब वो जो ऑर्गन सिस्टम है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक है, ऑर्गन सिस्टम। जो ये ऑर्गन सिस्टम है ये क्या काम कर रहा है, इसका बेसिक अगर हम इससे कॉमन काम ढूंढें तो वो है डाइजेशन। ये सारी चीज़ें डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं, डाइजेशन में मदद दे रही हैं, इन सब का काम घूम फिर के यही है कि डाइजेशन कर रही हैं, ठीक है। वो कैसे, ये सारे ऐसा काम कैसे करें, जब आप मुंह में खाना डालेंगे और दांत उसको चबाएंगे नहीं तो वो छोटे पीसेस में नहीं आएंगे, वो फूड पाइप से नहीं गुजर सकेंगे। अच्छा, अब आपने उसको छोटे पीसेस में कर लिया, अब फूड पाइप का क्या काम है, वो स्टमक से कनेक्ट करेगा। हमारा स्टमक किधर है और माउथ किधर है, तो बीच में जो रास्ता फराहम करना है वो फूड पाइप ने करना है। इससे नीचे आएंगे तो स्टमक जो है वो ऑब्वियसली डाइजेशन करेगा, फिर उससे नीचे एब्जॉर्प्शन भी तो चाहिए ना, डाइजेशन करके स्टमक में खाना पड़ा रहे हमें क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद इन इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन भी चाहिए, फिर वो खाना जो हमें नहीं चाहिए उसकी एक्सक्रीशन भी चाहिए, उसको बाहर भी निकालना है, ठीक है। फिर बाकी काम बाकी इंटेस्टाइन्स करेंगे। अच्छा, अब ऑर्गन सिस्टम से अलग क्या नेक्स्ट क्या होता है, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिल के बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को, सिर्फ एक इंसान को ऑर्गन सिस्टम में सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए, उसको ऑर्गन सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चाहिए, सर्कुलेटरी सिस्टम भी चाहिए और बाकी सिस्टम्स भी चाहिए, ठीक है। अब उसने जब मुख्तलिफ काम करने वाले, एक ऑर्गन सिस्टम एक काम कर रहा है, दूसरा सांस ले रहा है, तीसरा डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, चौथा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ये सारे मिलाएंगे तो एक इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी की पूरी होंगी। तो अब हम शुरू किधर से हुए थे, हम शुरू हुए थे सेल से और हम ऑर्गेनिज्म पे आ गए हैं, ठीक है। तो ये होता है कि एक सेल जो है वो मिल के क्या क्या चीज़ें बनाता है और वो बढ़ते 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 पूरा इंसान बन जाता है।
अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास ये एक चेन बन जाती है, सेल से टिश्यू, उससे ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म। तो अब हम देखते हैं कि सेल के, आपके सामने सेल के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है, ठीक है। ये है सेल की पिक्चर, ये है एनिमल सेल की पिक्चर, एज एन एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आ जाए। अब जो टिश्यू के ऊपर पिक्चर लगी हुई है, इसमें आपको कुछ स्मॉल डॉट से या सर्कल से उस पिक्चर के मसल के अंदर या टिश्यू के अंदर नज़र आ रहे हैं ना। तो ये जो है, ये 3 से 4 सेल, अगर हम ऐसे बड़ा आम सा देखें तो ये 3 से 4 सेल मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं। अब इससे आगे आ जाए तो ये टिश्यूज़ जो रेलिवेंट टिश्यूज़ ने मिलकर एक ऑर्गन बना दिया। लंग्स एक ऑर्गन है, लंग्स जो हैं वो भी ऑर्गन हैं, और हार्ट भी ऑर्गन है, और नोज़ भी ऑर्गन है। ये मैंने 3 एग्जांपल इसमें इसलिए रखी हैं कि हमारे अंदर भी ऑर्गन्स हैं और हमारे बाहर भी ऑर्गन्स हैं, और बाहर वाले और अंदर वाले दोनों ऑर्गन्स जो हैं वो सेल से ही मिलके बने हुए हैं, ठीक है। अब इससे आगे आ जाए ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम में है आपके पास एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जिसमें फूड, विंड पाइप, माउथ है, नोज़ है, लंग्स हैं, और विंड पाइप है, और डायफ्राम भी है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स मिलके रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं और हमारी रेस्पिरेशन को स्मूथली आगे लेके जाते हैं। अब उससे आगे है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काफ़ी सारे टाइप्स हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस भी हैं, और बैक्टीरियाज वगैरह भी हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं और बाकी ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो इसमें एग्जांपल आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी चलो 1-2 एग्जांपल्स यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले में हैं। हमने ये तो देख लिया कि सेल्स का काम क्या है और वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर है, लेकिन हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं सेल्स के बारे में। क्या है कि ये आपके सामने पिक्चर जो है ब्लड सेल्स की है। ये माइक्रोस्कोप से ब्लड का फ़्लो कैप्चर किया हुआ है, यानी कि ब्लड हमारी वेसल्स के अंदर इस तरह से फ़्लो करता है। ये ब्लड सेल्स इतने छोटे होते हैं, ब्लड वेसल्स इतनी छोटी होती हैं कि हम उसको आम नज़र से नहीं देख सकते, वैसे भी वो हमारी स्किन में कवर्ड होते हैं। हमें इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए, इन दोनों चीज़ों को इस तरह एग्जामाइन करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब ये एक सेल की तरफ ये एरोहेड इशारा कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस सेल के बारे में बात हो रही है। इट्स लाइफ इज़ 120 डेज़। इस सेल की ज़िंदगी जो है वो सिर्फ 120 दिन होती है, यानी कि ये जो है 120 दिन बाद ये डाई हो जाता है, ये मर जाता है, और इसकी जगह नया सेल इसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो आफ्टर दिस लाइफ स्पैन दीज सेल्स डाई एंड रिप्लेस बाय न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। और वो जो नए सेल होते हैं, ये सेल भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स मिलके प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो नए सेल होते हैं जो इसकी जगह लेंगे वो भी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स मिलके प्रोड्यूस करते हैं। और इसी तरह टेस्ट बड्स जो हैं हमारी टंग के ऊपर, टेस्ट बड है ना, ये भी सिर्फ 7 दिन इनकी ज़िंदगी होती है। 1 हफ्ते बाद ये भी डाई हो जाते हैं और नए टेस्ट बड्स आ जाते हैं, नए टेस्ट बड्स इनकी जगह ले लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो है ना सेल। हम ऑर्गेनिज्म, जो हम बड़े ऑर्गेनिज्म हैं जो हम नेकेड आई से नज़र आते हैं, ये तो काफ़ी सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी जो हमें नेकेड आई से नज़र आता है वो भी एक सेल से मिलके नहीं बना होता, वो भी मुख्तलिफ काफ़ी सारे सेल्स से मिलके बना होता है। वो 100 सेल भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, वो लाख भी हो सकते हैं, वो करोड़ भी हो सकते हैं, वो अरब सेल भी हो सकते हैं। हम इंसान जो हैं वो ट्रिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। आपने प्लेस वैल्यू में पढ़ा होगा ना, मिलियंस और उसके बाद बिलियन आता है, इतनी बड़ी वैल्यू है ये। बिलियन से भी ज़्यादा सेल्स से मिलके हम इंसान बने हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जानवर ऐसे भी पैदा किए हैं जो यूनिसेलुलर हैं, जो एक सेल पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब आप सोच सकते हैं ऐसा पॉसिबल हो। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये जानवर तो दुनिया में हैं, ये ऑर्गेनिजम्स तो दुनिया में हैं, फिर ये कैसे हैं, मतलब हमें नज़र भी नहीं आते और ये वो। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कौन से होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? जो कि सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं। और क्या होता है इनमें, इनकी जो सारी ज़िंदगी के सारे काम है, मतलब उन्होंने ब्रीथ करना है वो भी उसी सेल से, उन्होंने डाइजेस्ट करना है वो भी उसी सेल से, उन्होंने एक्सक्रीट करना है वो भी उसी सेल से, उनकी मूवमेंट है वो भी उसी सेल से, वो उनकी ज़िंदगी में जो वो काम करते हैं, यानी कि जैसे वो हम हिलते जुलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम काम करते हैं, हम अपनी दिन की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये हमारा काम है ना।
तो जो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का काम है वो भी उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने उसी एक सेल से करना है। हम इनको आम नेकेड आई से, अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप हमें यूज़ करना होता है इनको देखने के लिए। अब ये जो आपके पास पिक्चर है एक मशीन की, ये है माइक्रोस्कोप, आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा। तो ये जो है बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने के लिए यूज़ होती है। अब इसके बरक्स क्या है, इसके ऑपोजिट में क्या है, इसके कंट्रेरी हैं हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर यानी कि जो बहुत सारे सेल से मिलके बने हो, एक से ज़्यादा सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म मिलके बना होगा वो क्या होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बना होगा वो क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स और कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग थिंग्स जो कि मिलियंस, बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलके बनी हो, उसको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें जो है, क्योंकि पहले जो हमने यूनिसेलुलर पढ़ा उसमें तो सेल ही एक था ना, उसी एक सेल ने सारा काम करना था। अब इनमें जो है मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ जॉब करते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म ना। तो इसमें जो मुख्तलिफ सेल हैं वो मिलके अलग से टिश्यूज़ बनाते हैं। फिर वो टिश्यूज़ जो हैं अपने अपने काम के हिसाब से, अपनी अपनी परफॉर्मेंस और फंक्शन के हिसाब से अलग अलग ऑर्गन्स में जाके बैठ जाते हैं। फिर वो ऑर्गन्स जो हैं अपने अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स में बैठ जाते हैं और इस तरह से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, विजिबल टू ह्यूमन आई, जो हम इंसान हैं, हम कौन है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आर वी विजिबल टू ह्यूमन आई, हम क्या ह्यूमन आई को नज़र आ रहे हैं, हम क्या अपने आप को नज़र आ रहे हैं, हम अपने आप को ऐसे देख सकते हैं ना। जैसे ये शेर, हाथी वगैरह, ये वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक सेल से ज़्यादा मिलके बने होते हैं। ये हमें नज़र आ रहे होते हैं ना, तो इनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स। इसमें जो हमारे पास ऊपर हैं 3, वो यूनिसेलुलर की हैं, बाकी हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की हैं। हमें सबसे पहले क्या नज़र आ रहा है, पैरामीशियम। ठीक है, ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, यूनिसेलुलर भी है। जो अक्सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, क्योंकि वो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। नंबर 2 पे है हमारे पास बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और आपको पता है दही बनाने में क्या चीज़ काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया दही बनाने में काम करते हैं। चीज़ भी उससे बनती है, यीस्ट जो है वो अलग चीज़ है। ठीक है, नंबर 3 पे है हमारे पास यीस्ट की पिक्चर। यीस्ट जो अभी कभी आपने सुना हो कि आटे में ख़मीर पड़ गया है या वो इस ख़मीर से इफ़ेक्ट हो गया आटा, तो वो भी इसी के कारनामे होते हैं, इसी यीस्ट की वजह से वो आटा ऐसा हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये तो हमें नेकेड आई से नज़र आते हैं ना, ये तो आपको वैसे भी पता होंगे। ये सारे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, और प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं, और सारे एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, तो अब हमने कंप्लीट कर लिया है अपने यूनिट नंबर 1 का पहला पार्ट, जिसमें हमने पढ़ा सेल्स के बाद, सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। फिर हमने उसके स्टेजेस पढ़ी कि सेल्स मिल जाए तो क्या होता है, टिश्यू मिल जाए तो क्या होता है, ऑर्गन मिल जाए तो क्या होता है, और ऑर्गन सिस्टम मिल जाए तो ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हमने यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी पढ़ लिए हैं, तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं, जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है इस वीडियो में, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो हम इस एक्सरसाइज के एंड में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो रिलेटेड इससे होमवर्क क्या है कि आपने जो पेज नंबर 1, 2 एंड 3 हाफ पढ़ा है, 3 पेज नंबर हाफ पढ़ा है, बाकी सारे कंप्लीट पढ़े हैं, इनकी आप रीडिंग करेंगे और इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको उनके स्पेलिंग्स याद हो जाएं। कोशिश कीजिएगा जिसके मीनिंग नहीं आते वो भी आप याद करें, डिक्शनरी से निकाल के उसको भी याद करें। तीसरा काम आपके पास है, आपने आंसर क्वेश्चंस लिखने हैं इन 2 क्वेश्चंस के। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं अपनी नोटबुक पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज सेल कॉल्ड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इट मेक्स टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड देन organism. The activities of organism all depend on a cell, on the activity of a cell.
ठीक है। डिफाइन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अब आपने इसको कोशिश करनी है इस तरह से रिप्रेजेंट करें। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स विद ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। फिर आप पॉइंट 2 लिखेंगे कि देयर होल लाइफ डिपेंड्स ऑन वन सेल ओनली, एंड पॉइंट 3 वी यूज माइक्रोस्कोप टू सी देम। मल्टी सेलुलर में भी आपको स्लाइड में जो 2 पॉइंट्स दिए हुए थे आपने बस वो लिखने हैं, ज़्यादा बेफ़ायदा बेसूद लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने एग्जांपल्स इन दोनों की 3-3 देनी है। मैंने आपको यूनिसेलुलर की 3 एग्जांपल्स पढ़ाई हैं, उनको ज़रा आप रिन्यू करें और फिर यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखें और मल्टी सेलुलर्स की भी 3 एग्जांपल्स लिखें। ठीक है, तो इस कोशिश कीजिएगा इस तरह से आप अपना क्वेश्चन प्रेजेंट करें, आपको भी अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा पार्ट 1। कोई भी पूछने की बात हो, कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, ताकि आपका माइंड जो है वो क्लियर रहे और कंफ्यूज ना रहे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आए। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।